और एक तरीके से उनको सिस्टमेटिकली लगाना ताकि हम उनको अच्छे से रीड कर सकें, उनके बारे में जान सके। अगर एज अ बायोलॉजिस्ट या एज अ रिसर्चर आप इनके बारे में कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो इजिली आपको मिल जाती है, क्योंकि इनको सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज किया गया है। तो इनका जो स्टडी है या इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। आपके लिए पढ़ना इजी हो जाता है, आपके लिए इनको समझना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ढंग से क्लासिफाई किए जा चुके हैं और ऊपर से इनका नंबर इतना ज्यादा है तो इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमसे छूटेगा नहीं, सारे हम अपने डाइवर्सिटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको बराबर कवर कर सकते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी माना जाता है, स्पेशली आपके बायोलॉजी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें बेटा ये बताई जाती है कि जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सालों पहले जो ये मेथड था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो पहले जो बायोलॉजिस्ट आते थे, बायोलॉजिस्ट आई होप सबको पता होगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, उस पर्सन को बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जितने भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट आपके पास थे बहुत पहले, तो वो क्या करते थे, टाइम टू टाइम अपने अपने तरीके के कुछ मेथड्स आपको देते थे जिससे कि आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास टोटल 4 तरह के ऐसे मेथड्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से यूज करे ताकि वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सके। तो बेटा जो आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं, टोटल ये 4 मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला मेथड आपके पास आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड आपके पास आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड आपके पास आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ आपके पास है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि जब क्लासिफिकेशन करी जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो किस तरीके से उनको क्लासिफाई करा जाता है, किस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है। तो बेटा 4 तरीके आपको दिए गए हैं, ठीक है। मैंने सीरियल वाइज लिख दिए हैं। सबसे पहला जो पुराना तरीका आपको दिया गया दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकंड आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन थर्ड आपके पास है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर फोर्थ आता है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये जितने भी तरीके हैं, जितने भी मेथड्स हैं, इनको अब आपने क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में देखो वर्ड आपके पास क्या आता है, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल आप किसको बोलते हो, जो चीज बनावटी होती है, जो चीज आपको दिखाई देती है पर एक्चुअल में वो वैसी होती नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्यों यूज किया गया ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले जरा आ जाते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बेटा किस चीज के ऊपर डिपेंड था, मतलब आप इस सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते कैसे थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपने ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर क्लासिफाई करना है तो उनकी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड थी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहले चीज बेटा दिमाग में क्लियर कर लो, मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर, समझ रहे हो। बॉडी के अंदर का कैरेक्टर नहीं लिया आपने, यहाँ पर आपने कौन सा लिया, एक्सटर्नल कैरेक्टर। और वो भी सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं लिए, फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन होगा वो डिपेंड होगा कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। शशांक बेटा आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो जरा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी आप ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करोगे दैट विल बी डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल बी डिपेंड अपॉन फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर और यू कैन से फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि बेटा आपके पास हैबिट हो गया, ठीक है, रहता कहाँ पे है, क्या करता है ऑर्गेनिज्म। कलर हो गया आपके पास, कलर कैसा है उसका। कोई नंबर या शेप आप लीव्स का ले सकते हो, जैसे प्लांट में है तो प्लांट में आपको पता है पत्ते होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका। उनका नंबर हो गया, उनकी शेप हो गया। तो जो दिख रहा है आपको बस उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो, दैट्स इट। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को बेटा यहाँ पर क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
अब आपसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, वो सबसे पहले किसने यूज किया था? सो इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वाज एरिस्टोटल। सबसे पहले ये जो सिस्टम था ये एरिस्टोटल ने यूज करा था। अब एरिस्टोटल ने क्या करा कि जब उसने ऑर्गेनिजम्स को बेटा क्लासिफाई करा तो उसने हैबिटेट के बेस्ड पे करा, मतलब वो रहते कहाँ पर है, कैसी जगह पे रहते हैं, ठीक है। अब हैबिटेट में उसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहते हैं, और कुछ आपके पास फ्लाइंग लोकोमोशन करते हैं। तो उस हिसाब से एरिस्टोटल ने क्या करा कि जितने भी एनिमल्स थे, मतलब जो एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, उसको उसने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप उसने रखा एक्वेटिक विच लिव्स इन वाटर, सेकंड उसने रखा टेरेस्ट्रियल हु लिव्स ऑन लैंड, थर्ड उसने रखा एरियल जिनका था फ्लाइंग लोकोमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने कोई बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं कंसीडर करे, उसने क्या कंसीडर करा, उसने सिर्फ उनका हैबिटेट देखा। उसको दिख रहा है कि वो पानी में रह रहा है तो वो एक्वेटिक है, उसको दिख रहा है वो जमीन पे चल रहा है तो वो टेरेस्ट्रियल है, उसको दिखा वो हवा में उड़ते हैं तो उसने उसको ग्रुप कर दिया एरियल में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एरिस्टोटल ने सेम तरीके से कहते हैं प्लांट को भी क्लासिफाई करा। अब प्लांट को उसने किस में क्लासिफाई करा? प्लांट को उसने बेटा 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। पहला ग्रुप देखो उसने रखा हर्ब्स का, ठीक है। हर्ब्स में कैसे प्लांट आते हैं? हर्ब्स में बेटा ज्यादातर वो प्लांट आते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। मेडिसिनल पर्पस का मतलब समझ गए ना आप लोग। और हर्ब्स वो प्लांट हैं जिनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और वुडी नहीं होती है, ठीक है। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर होगा, 9th-10th में आप बहुत बेसिक पढ़ते हो। फिर उसके बाद बेटा श्रब आता है, श्रब में वो प्लांट आते हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है। और फिर आपके पास आते हैं वेरी लार्ज एंड वेरी टॉल ट्रीज। तो सेकेंड टाइम उसने प्लांट को क्लासिफाई करा 3 ग्रुप्स में, दैट इज हर्ब, श्रब एंड ट्री। फिर उसने क्या करा बेटा, एनिमल्स का एक और क्लासिफिकेशन का तरीका आपको दिया। अब उसमें उसने क्या करा कि एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द आरबीसी। आपको पता है ना आपकी बॉडी में आरबीसी होते हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, एंड दे कंटेन अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से आपका ब्लड किस कलर का होता है बेटा? रेड कलर का। तो उसने क्या करा कि जिन एनिमल्स का ब्लड में आरबीसी है, जिनका ब्लड रेड कलर का है, उसको उन्होंने रख दिया इनाइमा में। इनाइमा, पहला देखो जो वर्ड लिखा हुआ है इनाइमा, इनाइमा का मतलब जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है, ब्लड कैसा होगा? रेड कलर का। और एक आते हैं एनाइमा। एनाइमा में देखो बेटा ए लगा हुआ है, ए कहीं पर भी पहले आता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। एनाइमा में क्या होगा? आरबीसी एब्सेंट होंगे, मतलब उनका ब्लड रेड कलर का नहीं होगा। तो टोटल ओवरऑल एक चीज ध्यान में रखो कि सबसे पहला सिस्टम जो आपको दिया गया दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर। और ये सिस्टम सबसे पहले यूज करा एरिस्टोटल ने। उसने पहले एनिमल्स को क्लासिफाई करा हैबिटेट के बेस पे, फिर उसने प्लांट को क्लासिफाई करा 3 ग्रुप्स में, दैट इज हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। और फिर उसने एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई करा बेस्ड ऑन द आरबीसी। जिनके पास आरबीसी है, ब्लड रेड है, इनाइमा, और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है, ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, दैट ग्रुप्ड इनटू एनाइमा। आई होप बेटा ये स्लाइड सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट बेटा इसमें एक और चीज आती है कि एरिस्टोटल के बाद एक और साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, ठीक है, जिसके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। कैरोलस लिनियस ने एरिस्टोटल के बाद ये वाला सिस्टम यूज करा, लेकिन किसकी क्लासिफिकेशन के लिए? प्लांट की क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो कैरेक्टर बेटा कैरोलस ने यहाँ पर यूज करा वो बेसिकली कैरेक्टर था सेक्स ऑर्गन। अब अगर आपको हल्का सा आइडिया हो तो यू नो कि प्लांट में बेटा 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं। एक होते हैं एंड्रोशियम, जो होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें आप पोलन ग्रेन्स पढ़ते हो, एंथर पढ़ते हो, ठीक है। और एक होता है बेटा गाइनोशियम, जो उसका फीमेल पार्ट होता है, जिसमें ओवरी एंड ओव्यूला पढ़ते हो, क्लियर। तो यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन करा था प्लांट का, वो किस बेसिस पे करा था? it is based on the sex organ which is androecium, that is male sex organ। कि मेल सेक्स ऑर्गन का नंबर कितना है, उनकी शेप कैसी है, मतलब वो दिखने में कैसे हैं, दैट्स इट। उसके बेसिस पे बेटा कैरोलस ने प्लांट को टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? 24 ग्रुप्स, ठीक है।
अब पॉइंट ये है कि जब कैरोलस लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन दी या करी, तो उस टाइम पे जिस कैरेक्टर के बेस्ड पे उसने बेटा क्लासिफिकेशन करा, दैट कैरेक्टर वाज सेक्स ऑर्गन. इट इज एक्चुअली द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन. इसी वजह से सम टाइम इसको बोला जाता है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन. अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा गया कि हु गेव द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, तो ऑब्वियसली आप किसका नाम लिखोगे? कैरोलस लिनियस का. अगर ये पूछा गया कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कितने ग्रुप बताओगे? 24 ग्रुप. अगर ये पूछा गया कि इस सिस्टम में क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, तो क्या बताओगे? इट इज बेस्ड ऑन द सेक्स ऑर्गन, पर्टिकुलरली कौन सा? एंड्रोशियम, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन. मैम एक बार रिपीट कर दो ये 5th पॉइंट. ये पॉइंट में बेटा आपको ये बताया है कि एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट था जिसने ये सिस्टम यूज किया था, दैट वाज कैरोलस लिनियस. और कैरोलस लिनियस ने जो कैरेक्टर यहाँ पर यूज किया था, दैट वाज द नंबर ऑफ द सेक्स ऑर्गन. और जो सेक्स ऑर्गन उसने पिक करे थे वो मेल सेक्स ऑर्गन थे, जिनको एंड्रोशियम बोला जाता है. तो उनके बेसिस पे उसने प्लांट की 24 ग्रुप बना दी. ठीक है. अब इसमें मेल सेक्स का नंबर, मेल सेक्स का शेप, मतलब जैसा दिख रहा था, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसी के बेस पे इसने क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई किया. कितने ग्रुप्स में करा? 24 ग्रुप में. अब क्योंकि जो कैरेक्टर उसने पिक करा वो सेक्स ऑर्गन था, इसीलिए आप इस सिस्टम को नाम देते हो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन. अब उसके बाद बेटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो निग्लेक्ट हो गया था या वो ज्यादा यूज नहीं किया गया, क्योंकि उसके बहुत सारी लिमिटेशंस निकल के आती. तो लिमिटेशन क्या क्या है उनको जरा ध्यान से समझ लो. सबसे पहला लिमिटेशन तो देखो यही था कि जब आप आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करोगे तो आप कंसीडर करोगे एक्सटर्नल कैरेक्टर कि वो दिखने में कैसा है, और वो भी सारे नहीं लेते हो, फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर. ठीक है. तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड है, उनको हम अलग अलग ग्रुप में रख देते थे. क्यों? क्योंकि वो दिखने में हमें अलग लगते थे, उनके कैरेक्टर अलग थे, तो हमने उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया. ऑल्दो कहते वो दोनों क्लोजली रिलेटेड होते थे. ठीक है. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल मैंने दिया है हॉर्स का. हॉर्स है बेटा, वेल है, बैट है. अब अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन 9th या 10th क्लास में डेफिनेटली पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो हॉर्स है, वेल है और जो बैट है, वो तीनों बेटा क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं. ठीक है. 9th में आप पढ़ते हो सीबीएसई में. तो हॉर्स हो गया, वेल हो गया, बैट हो गया, तीनों किसको बिलोंग करते हैं? क्लास मेमेलिया, यानी कि जो आपकी क्लास है. अगर आप इन तीनों को देखो तो तीनों में सिमिलैरिटी आपको नजर नहीं आएगी देखने से. अगर आप सिर्फ इनको देखो, देखने में ये तीनों आपको अलग लगेंगे, बट दे ऑल बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज द क्लास मेमेलिया. लेकिन जब आप आर्टिफिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे बेटा, तो आप क्या करोगे? आप तो वहां पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लगे ले रहे हो. ठीक है. तो आपको तो देखने में तीनों अलग लगेंगे, आपको कोई सिमिलैरिटी इनमें नजर नहीं आएगी, तो डेफिनेटली आप इन तीनों को अलग ग्रुप में रख दोगे. तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सेम वे में बेटा एक दूसरा लिमिटेशन इसका ऑपोजिट में ले लेती हूँ. दूसरा क्या था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो आपस में रिलेटेड नहीं थे. ठीक है. लेकिन उनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर थे. अब देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनमें सिमिलर है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, वो आपस में रिलेटेड नहीं है. तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप उनको सेम ग्रुप में डाल दोगे, ऑल्दो कहते हैं वो दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है. ठीक है. अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बेटा आपको देती हूँ. 3 ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बोला बैट, एक आपके पास है बर्ड और एक आपके पास है इंसेक्ट. अब अगर आप लोगों ने इन तीनों को देखा हुआ है तो हर बच्चे को पता होगा कि तीनों में क्या सिमिलैरिटी है. ठीक है. डेफिनेटली बेटा तीनों में सिमिलैरिटी होती है विंग्स की. विंग्स पता है ना, फ्लाइंग लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं. ठीक है. इंसेक्ट भी फ्लाइंग लोकोमोशन करते हैं, बैट भी फ्लाइंग लोकोमोशन करता है, बर्ड भी फ्लाइंग लोकोमोशन करते हैं. तीनों के पास प्रॉपर अपने अपने विंग्स भी हैं. तो जब आप एक या दो कैरेक्टर ले रहे हो तो सिर्फ इसके बेस पे आप क्या करोगे?
आप बोलोगे तीनों उड़ते हैं, तीनों फ्लाइंग लोकोमोशन करते हैं, तो हम तीनों को उठा के एरियल ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन बेटा तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो एक अलग क्लास में आते हैं, बैट आपकी क्लास में आता है, और इंसेक्ट जो है बेटा वो तो आपको पता ही है, वो इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, 9th में आपने पढ़ा था अपनी क्लास में, आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल पे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों ऑर्गेनिज्म का बेटा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको सिमिलर लगा, तो आपने तीनों को उठा के क्या करा, सेम ग्रुप में डाल दिया। अब ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन माना गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बेटा थर्ड लिमिटेशन इसमें क्या बताते हैं, थर्ड आपके पास ये है कि आर्टिफिशियल में बोलते कि स्पेशली जब आप प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अब प्लांट की क्लासिफिकेशन के टाइम पे कहते हैं वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। आप प्लांट ले लो, चाहे एनिमल्स ले लो, चाहे ह्यूमंस ले लो, आप लोगों में वेजिटेटिव कैरेक्टर भी है, आप लोगों में सेक्सुअल कैरेक्टर भी है। वेजिटेटिव का मतलब होता है जो आपके दूसरे कैरेक्टर हैं, जैसे आपका कलर, आपकी हाइट, ठीक है, आपका बॉडी शेप एक्सेट्रा। सेक्सुअल कैरेक्टर में आप में कौन सा सेक्स ऑर्गन है, ओवरी है, टेस्टिस है एक्सेट्रा, ये हो गए कैरेक्टर। तो कहते कि जब आप आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करोगे तो आप बेटा उसमें इक्वल वेटेज देते हो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। मतलब जब साइंटिस्ट ने ये मेथड यूज करा क्लासिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दिया, और दोनों के बेस्ड पे उन्होंने एनिमल्स को बेटा यहाँ पर क्लासिफाई किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि जो आप में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव मतलब जो आपके ये वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये बेटा चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, ठीक है। अब मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, आपका स्किन कलर है, अब अगर किसी का स्किन कलर सपोज करो बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत गोरा बंदा है वो, जैसे हिमाचल वगैरह में या हिली एरियाज में होते हैं, ठीक है, मैंने वहां से उस बंदे को निकाला और मैंने उसको सपोज राजस्थान में भेज दिया या साउथ इंडिया में भेज दिया, जहाँ टेम्परेचर सपोज कितना होता है 50 डिग्री, उससे भी ज्यादा, तो बेटा वो धूप में रहेगा, सपोज वहां पर काफी धूप वो फेस कर रहा है, सनलाइट पड़ रही है, तो क्या उसको टैनिंग नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। क्या उसका स्किन कलर उतना ही फेयर रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे उसका स्किन कलर आपने कैटेगराइज करा कि वो फेयर स्किन कलर का है। अब आफ्टर सम टाइम व्हाट यू नोटिस कि उसका स्किन कलर कैसा हो गया, टैंड, उसका स्किन कलर कैसा हो गया, डार्क, तो क्या उसका वो कैरेक्टर सेम रहा, नहीं रहा, डेफिनेटली उसका वो कैरेक्टर चेंज हो गया, जैसे आपकी सराउंडिंग चेंज हुई आपका कैरेक्टर भी चेंज हो गया। लेकिन क्या उसका सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होगा, नहीं होगा। अगर उसके पास ओवरी है बेटा तो डेफिनेटली वो ओवरी तब भी रहेंगी, अगर उसके पास टेस्टिस हैं तो वो टेस्टिस तब भी रहेंगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होते हैं जैसे जैसे आपकी सराउंडिंग चेंज होती है, लेकिन आपके सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज नहीं होते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको देनी चाहिए, सेक्सुअल कैरेक्टर को, क्यों, क्योंकि वो रिलायबल माने जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आर्टिफिशियल ने ज्यादा वेटेज किसको दिया, उसने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल को भी। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो ये बेटा आप लोगों ने करनी थी ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ जी बेटा, इतना स्लाइड क्लियर हो गई है, 2 स्लाइड दिखाई अभी तक मैंने आपको, दोनों क्लियर हैं सभी बच्चों को, है तो थम्स अप भेज दो जरा फटाफट से अपनी स्क्रीन पे, मुझे पता लग जाएगा। यस मैम। ओके जॉन्शी बेटा आपको क्लियर है, यस मैम। शशांक आपको क्लियर है, यस मैम। मयंक आपको क्लियर है बेटा, यस मैम। ठीक है। नए बच्चों का मुझे ज्यादा टेंशन है, पुराने तो चलो मेरे साथ अब अडेप्ट हो गए हैं, ऐसे पुरानों से भी पूछ लेती हूँ, नाराज हो जाएंगे नहीं तो। बच्चों समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक मैम है। हाँ जी, मैम जब आप सी पार्ट बता रहे थे मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था। सी पार्ट कनेक्शन लॉस्ट हो गया,
अच्छा बेटा अभी ऐसे करते हैं, मैं जरा ना रिकॉर्डिंग डाल दूंगी आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपने लेक्चर की। मैं ओ लेक्चर रिकॉर्ड कर रही ओके हूँ, मैम। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप वहां से आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में ओके आएगा मैम, तो नो। फिर मुझे चाहे व्हाट्सएप कर देना। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। चलो अब वापस से माइक म्यूट कर लो, अगली स्लाइड आ रही है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा बेटा इसमें जो नेक्स्ट आप लोगों ने सेकंड यहाँ पर सिस्टम लेना है, दैट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी आप लोगों ने आर्टिफिशियल पढ़ा था, ठीक है। अब हम सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो नेचुरल में जो वर्ड नेचुरल आता है ना, नेचुरल में क्या होता है कि जो चीज जैसी है वैसी है, मतलब ये है, ठीक है। पॉइंट समझा रही हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या होगा कि आप अपनी बॉडी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सारे कैरेक्टर कंसीडर करोगे। आर्टिफिशियल में आपने बेटा क्या लिया था, आपने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर लिए थे, वो भी फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसीलिए तो मैंने उसको आर्टिफिशियल बोला, क्योंकि एक्सटर्नल कैरेक्टर तो चेंज हो जाएंगे अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो उस हिसाब से वो हो गया आर्टिफिशियल। अब ये क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब कि जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करोगे, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर। यहाँ पर बेटा आपने दोनों कैरेक्टर कंसीडर करने हैं। तो स्लाइड को ध्यान से देखो, पहला लिखा है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स आती हैं, कार्टिलेज आता है। मॉर्फोलॉजिकल, आप में बाहर वाले कैरेक्टर कैसे दिखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब आप में एम्ब्रियो कैसा होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कौन से केमिकल कंपाउंड आपकी बॉडी में है, कौन से पिगमेंट्स आपकी बॉडी में है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन होती कैसे है, हाउ यू रिप्रोड्यूस। तो बेटा इसमें आपने एक्सटर्नल इंटरनल सारे कैरेक्टर लेने हैं और उन्हीं के बेस्ड पे आप ऑर्गेनिजम्स को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। और इसका नाम क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये वाला जो बेटा सिस्टम था, ये सबसे पहले यूज किया गया था बाय द वेरी टू फेमस साइंटिस्ट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत स्ट्रेस देके बोल रही हूँ। वन साइंटिस्ट जॉर्ज बेंथम एंड द सेकंड इज जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये जो बेटा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर है, इन दोनों ने सबसे पहले यूज करा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आज की डेट में जो साइंटिस्ट प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में वही है जो आपको दी थी बेंथम एंड हुकर ने। और इनकी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तीसरी बात ये है कि जब बेंथम और हुकर ने ये वाला सिस्टम यूज करके बेटा प्लांट को क्लासिफाई करा, तो जो भी उनका मतलब इन्वेंशन था या जो भी उनका कंक्लूजन था, उसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश करवाया एंड द बुक नेम वाज जेनेरा प्लांटारम। क्या नाम था बुक का, जेनेरा प्लांटारम। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एक तो नेचुरल सिस्टम किसने यूज करा, साइंटिस्ट का नाम ध्यान से याद कर लो, किसके लिए करा, प्लांट की क्लासिफिकेशन, और कौन सी बुक में उन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश करवाया, जेनेरा प्लांटारम। फिर से बता रही हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली फॉर द नीट एग्जाम। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये पूछी गई कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अब आप उसमें दोनों कैरेक्टर ले रहे हो, एक्सटर्नल भी ले रहे हो, इंटरनल भी ले रहे हो, तो बेटा डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऐसा मेन एडवांटेज है जिसके कारण हम नेचुरल सिस्टम को बेस्ट मानते हैं। तो इसमें ये था कि इसकी वजह से, क्योंकि बेटा आप इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कैरेक्टर ले रहे हो, ठीक है, तो गलती की तो देखो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में डाल दिए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसमें सारे कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो बात क्या है कि नेचुरल सिस्टम में वी आर टेकिंग एवरी कैरेक्टर, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन पता लगा, हमें ये पता लगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिनेट हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके एंसेस्टर कौन थे, एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज कौन थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगी, फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों,
क्योंकि हमने सारे कैरेक्टर इसमें कंसीडर करे। तो बेटा इस पॉइंट को बोला जाता है होमोलॉगी। क्या बोला जाता है इसको? होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है ओरिजिन एंड कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से समझो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ह्यूमन, एक आपके पास है चीता, चीता पता है ना कौन है, ठीक है। फिर एक आपके पास है वेल, तीन ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, चीता, वेल। आई थिंक ध्यान से सुन लिया सब बच्चों ने। अच्छा, ह्यूमन हो गया, चीता हो गया, वेल हो गया, तीनों क्लास मेमेलिया के मेंबर है, मतलब आपकी क्लास के मैमल के मेंबर है ना तीनों, ठीक है। अब ह्यूमन के केस में ये क्या है, अगर स्क्रीन पे आपको मैं नजर आ रही हूँ तो ये आपका हाथ है बेटा। हाथ को क्या बोलते हैं? फॉरलिम्ब। फॉरलिम्ब बोलते हैं ना। ह्यूमन के केस में फॉरलिम्ब किसके लिए यूज होते हैं? चीजों को पकड़ने के लिए, समझ रहे हो। चीता के केस में फॉरलिम्ब किसके लिए यूज होंगे? रनिंग के लिए, भागने के लिए, यस दौड़ने के मैम। लिए, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके पास वेल है तो वेल के केस में फॉरलिम्ब किसके लिए यूज होते हैं? स्विमिंग के लिए। अब अगर हम तीनों को देखो, तीनों के फॉरलिम्ब देखो, क्या दिखने में वो आपको एक जैसे लगते हैं? नहीं लगेंगे। आप बोलोगे वो तीनों अलग हैं, काम भी अलग कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि तीनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं एंड दैट क्लास इज मेमेलिया। तो इससे आपको पता लगता है उनका ओरिजिन, और इसको क्या बोला जाता है? होमोलॉगी। और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए बेटा जो नेचुरल सिस्टम है उसको आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अब इसमें जो बेटा एक थर्ड आप लोगों के पास आता है, नंबर थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहले तो देखो ये सिस्टम समझने से पहले ना हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि फाइलोजनी क्या होती है, बिकॉज फाइलोजनी से आया है फाइलोजेनेटिक। तो बेटा फाइलोजनी में वर्ड आपको बता देती हूँ। फाइलोजनी का मतलब होता है आपका इवोल्यूशन, आपका ओरिजिन। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो एप्स लाइक एंसेस्टर से बने हैं, तो दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। आपका इवोल्यूशन, आपका ओरिजिन, आपके एंसेस्टर का पता लगाना इज नोन एज व्हाट? फाइलोजेनी। समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है कि जो ये सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का बेटा इवोल्यूशन पता लगाते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन था, कौन किससे ओरिजिनेट हुआ, कौन कैसे ओरिजिनेट हुआ, कौन किसके साथ ओरिजिनेट हुआ। नाउ दिस इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम में जो ज्यादा स्ट्रेस है वो किस चीज के ऊपर दिया जा रहा है? ज्यादा स्ट्रेस हम दे रहे हैं उनकी इवोल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर हम कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? उनका इवोल्यूशन, उनका ओरिजिन, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा अगर किसी का आपने इवोल्यूशन बताना है या किसी का ओरिजिन बताना है तो वो आप तभी बता सकते हो जब आपके पास फॉसिल प्रेजेंट होंगे। अब आपको अगर आज की डेट में पता है कि ह्यूमन जो है वो एप्स लाइक एंसेस्टर से बने हैं, तो बेटा वो फॉसिल से ही तो पता लगे ना आपको। अब कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि आप उसमें बैठे और लाखों साल पीछे चले गए देखने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो आज की डेट में वो नॉलेज आपको कहाँ से मिला? दैट नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द फॉसिल एविडेंसेस। पॉइंट इज क्लियर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके प्लेनेट के ऊपर है, सबके केस में हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर सबके फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सबका ओरिजिन तो नहीं बता सकते ना। हम तो सिर्फ उनका ओरिजिन बता सकते हैं जिनके रिगार्डिंग फॉसिल हमारे पास है, ताकि हम उनका ट्रेस कर सकें कि वो कैसे बने, कहाँ से बने, किससे बने। वो सिर्फ आप उसी में बताओगे जहां पर आपके पास फॉसिल अवेलेबल होंगे, लेकिन जहां फॉसिल नहीं होंगे वहां पर आप ये सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस सिस्टम का बेटा सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा ये है कि अगर सपोज आज की डेट में आपके पास किसी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल पड़े हैं, तो उन फॉसिल के बेस्ड पे आपने क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, काम खत्म। अब क्या हुआ कि 10 या 15 या 20 साल बाद जाके उसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक फॉसिल हमें सपोज किसी और जगह से मिल गया, तो अब आप क्या करोगे? मिला तो मिला, स्टडी तो करना पड़ेगा ना, उसको फेंक तो सकते नहीं। तो हमने वो फॉसिल उठाया, उसको स्टडी करा, फिर उससे हमें कुछ नया पता लगा। अब जो पता लगा हमने वो क्लासिफिकेशन में ऐड करा। तो अब इससे क्या हुआ?
इससे ये हुआ कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिक नहीं है बेटा, वो डायनामिक हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर एक बार जो चीज कर दी, अगर वो वैसी ही रहे तो वो स्टैटिक है, लेकिन वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर विद द टाइम कोई नया फॉसिल मिलेगा तो फिर आप उसको ऐड करोगे तो ये सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिक नेचर का नहीं है बेटा, डायनामिक है। इट कैन बी चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉसिल। सो आप इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो हर एक के केस में फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, तो हम हर किसी के ऊपर ये सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर फॉसिल आपको साल बाय साल, टाइम बाय टाइम मिलता रहेगा तो आपका खुद का क्लासिफिकेशन बार बार चेंज होता रहेगा। तो यू कैन नॉट डिपेंड 100% ऑन दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए फाइलोजेनेटिक को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, ma'am. ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। अभी देखो, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था दैट वाज सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बायोलॉजी, दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था वो ये बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स और प्लांट्स का वो जरूरी क्यों है, और कौन कौन से मेथड्स आपको दिए गए थे क्लासिफिकेशन के, जिसमें 4 मेथड्स हम लोगों ने बताए थे आपको। एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सेकंड आपके पास है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक, एंड दैट नंबर फोर्थ इज फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो अभी ये तीनों मेथड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। हमने आर्टिफिशियल डिस्कस करा था, हमने नेचुरल डिस्कस करा था, उसके बाद फाइलोजेनेटिक एक सिस्टम हमने डिस्कस करा था, जिसमें तीनों के मैंने आपको मेन जो एडवांटेज है वो बताए थे। ठीक है? और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिस्टम यूज करा वो भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके ऊपर। अब इसमें बेटा जो नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करना है ना, दैट इज अ नंबर फोर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको नाम दिया जाता है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिनेटिक सिस्टम में देखो, जो फिनेटिक वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फिजिकल सिमिलैरिटीज। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, उनको आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। इसमें हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जिस्ट करते हैं प्लैनेट के ऊपर। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं, इनमें जो आपस में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, जो भी फिजिकल सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं, उसके बेस्ड पे आप इनको क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। So phonetic system is basically based on what? It is based on the physical similarities among the organisms. Clear? अब दूसरी बात ये है कि जो फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि वो फिजिकल सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस्ड है बेटा, तो उसी के लिए जूलियन हक्सले, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने एक नया टर्म हमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड द टर्म वाज न्यू सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है वो हम फिनेटिक सिस्टम के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम एक नए तरीके से ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे सिस्टमैटिकली। किसके बेस्ड पे अरेंज करेंगे? बेस्ड ऑन द फिजिकल सिमिलैरिटीज। अब इसमें बेटा डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनको फिनेटिक सिस्टम में इंक्लूड किया गया, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकें? तो पहली ब्रांच आपके पास आती है बेटा साइटोटेक्सोनमी। ठीक है? साइटोटेक्सोनमी में जो साइटो है, साइटो वर्ड कहाँ से आता है? साइटो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सेल। आपको पता है आपकी जो बेसिक यूनिट है उसका नाम सेल है, और जो सेल है बेटा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, इवन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो साइटोटेक्सोनमी आपके पास वो ब्रांच है साइंस की जो किस चीज के साथ डील करेगी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, देयर बिहेवियर, एंड विद द न्यूक्लियस। तो साइटोटेक्सोनमी आपके पास वो ब्रांच है जिसमें आप सेल के बारे में पढ़ोगे, क्रोमोसोम का नंबर और उनका बिहेवियर पढ़ोगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, और उसी के बेस्ड आप ऑर्गेनिजम्स को क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। तो ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है? साइटोटेक्सोनमी।
सेकंड ब्रांच जो इसमें आती है बेटा वो कीमो टेक्सोनॉमी है। अब कीमो में देखो कीमो वर्ड आता है, कीमो वर्ड इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है, इसलिए आप वर्ड लगाते हो कीमो। तो जो कीमो टेक्सोनॉमी है उसमें बेसिकली हम किस चीज के साथ डील करेंगे, वी एक्चुअली डील विद द केमिकल कंपाउंड्स, वी एक्चुअली डील विद द पिगमेंट्स। जितने भी कंपाउंड्स, जो भी पिगमेंट्स प्लांट के केस में स्पेसिफिकली हमें नजर आते हैं, उनकी स्टडी को नाम दिया जाता है कीमोटेक्सोनॉमी। तो पहली ब्रांच आपके पास है साइटोटेक्सोनॉमी, सेकंड ब्रांच आपके पास आती है कीमोटेक्सोनॉमी। अब थर्ड ब्रांच जो इसमें आती है बेटा फिनेटिक सिस्टम में, उस ब्रांच का नाम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल वर्ड कहाँ से आता है, न्यूमेरिकल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द नंबर्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस चीज के साथ डील करती है, इसका मेन काम ये देखना है कि जितने भी कैरेक्टर्स हम लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, उन कैरेक्टर्स को प्रॉपर अरेंज करो, उनको कोड्स दो और फिर उनको कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की फॉर्म में स्टोर करो, ताकि जब भी हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो सीधा हम वो कैरेक्टर निकालते हैं, उन कैरेक्टर को अप्लाई करते हैं एंड विद दैट वी कैन इजीली क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को इसलिए न्यूमेरिकल बोला जाता है। तो बेटा जो लास्ट देखो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने पढ़ना है वो फिनेटिक सिस्टम है। फिनेटिक में जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे तो किस बेस पे करोगे, बेस्ड ऑन द फिजिकल सिमिलैरिटीज जो आपको उनमें देखने को मिलती हैं। जूलियन हक्सले जो साइंटिस्ट था उसने इस ब्रांच को एक नया नाम दिया, न्यू सिस्टमैटिक। समटाइम मल्टीपल चॉइस में पूछा भी जाता है न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, देन द नेम इज जूलियन हक्सले। फिर उसके बाद बताते हैं कि फिनेटिक में बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो वो ब्रांचेस बेटा आपने बतानी है। तो पहली ब्रांच आती है साइटोटेक्सोनॉमी, सेकंड ब्रांच आती है कीमोटेक्सोनॉमी एंड थर्ड ब्रांच आपके पास आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब इसके बाद बेटा जो लास्ट ब्रांच इसमें हम पढ़ेंगे वो क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है, ठीक है। देखो क्लैडिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लैडिस्टिक में आप क्या करते हो, दोनों तरह के कैरेक्टर कंसीडर करते हो। दोनों तरह के कैरेक्टर का मतलब मेरा ये हुआ कि जो आप में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, मतलब जो आपको अपने पूर्वजों से मिला है, जो आपका पुराना कैरेक्टर है, ठीक है। और हम एक और कैरेक्टर इसमें इंक्लूड करेंगे जो आपका डिराइव्ड कैरेक्टर है। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे आपके पास क्लास मेमेलिया है, आप लोग क्लास मैमल्स में आते हो, 9th में आप लोगों ने डेफिनेटली क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, ठीक है। बर्ड्स आते हैं बेटा क्लास एव्स में, ठीक है। फिर जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, वो आते हैं क्लास रेप्टाइल्स में। अब अगर आप अपनी क्लास रेप्टाइल, क्लास एव्स और क्लास मैमल तीनों को आपस में कंपेयर करो तो वो आपको एक जैसे नहीं लगेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्यों, क्योंकि सब में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, क्लियर। लेकिन ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, they all are coming from the same point, they all are coming from the same origin, जिसकी वजह से उनमें कुछ कैरेक्टर हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो उन कैरेक्टर को बेटा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर बोला जाता है। और जो कैरेक्टर उनके आपस में मैच नहीं करते वो उनके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो उनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड कैरेक्टर। जैसे क्लास मेमेलिया, मेमेलिया नाम क्यों रखा गया, क्योंकि क्लास मेमेलिया में ऑर्गेनिजम्स के पास मेमेरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। क्लास मेमेलिया में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है। अब ये आपकी क्लास का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या ये कैरेक्टर आपको क्लास रेप्टिलिया में मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या ये कैरेक्टर आपको क्लास एव्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा। एव्स में फैदर प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है, बीक प्रेजेंट है, क्योंकि वो उनका अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो हर पर्सन में या हर ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ कैरेक्टर मिलते हैं जो उनके अपने स्पेसिफिक हैं, तो उनको बोला जाता है बेटा डिराइव्ड कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि वो खुद उनको डिराइव करते हैं, बनते हैं वो उनके लाइफ में। लेकिन कुछ उनमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, एंसेस्ट्रल मतलब जो उनको अपने पूर्वजों से मिले, तो वो आपस में डेफिनेटली शेयर करेंगे। अब जैसे क्लास मेमेलिया, क्लास एव्स और क्लास रेप्टिलिया, तीनों क्लासेस को अगर मैं कंपेयर करूं तो तीनों में कौन सा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर सेम है, इट इज बेसिकली द वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर। आप तीनों में वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन प्रेजेंट है, वो आपका एक तरीके का एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। तो क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी में जब भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है
क्लासिफिकेशन में हम दोनों तरह के कैरेक्टर इंक्लूड करते हैं, एंसेस्ट्रल एज वेल एज डिराइव्ड कैरेक्टर। तो इन कैरेक्टर के बेसिस पे जब आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करोगे, ठीक है, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे, तो उससे बेटा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर नाम दिया जाता है क्लैडोग्राम, या उसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री, या फिर उसको बोला जाता है डेंडोग्राम। ठीक है, अब अगला जो मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लैडोस्टिक टेक्सोनोमी होती क्या है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखो जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी बेटा। इस स्लाइड में एक डायग्राम दिया है आपको, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको नाम दिया जाता है क्लैडोग्राम, या फिर इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री। अब आप इस ट्री में देखो, सबसे ऊपर की तरफ देखो जहां पर मैंने एरो रखा है, ये बहुत सारे एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला एनिमल है शार्क, दूसरा है रेफिन्ड फिश, एम्फीबियंस, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में बेटा एप्स, मंकी और ह्यूमन, चिंपैंजी, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर आता है रोडेंट्स एंड रैबिट्स, फिर आपके पास है क्रोकोडाइल, फिर आपके पास है बर्ड्स। अब आप नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ कैरेक्टर्स नजर आ रहे होंगे सभी बच्चों को। सबसे पहला नीचे कैरेक्टर क्या लिखा है, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या बनाते हैं, बैकबोन। सेकंड कैरेक्टर क्या है, बोनी स्केल्टन। थर्ड कैरेक्टर क्या है, फोर लिम्स, चार लिम्स, टेट्रापोडा। फिर क्या लिखा है, एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग का मतलब वो एग जिसके अराउंड एक थिक शेल प्रेजेंट होता है। शेल मतलब एक मोटी सी कवरिंग। फिर उसके बाद आता है आपके पास एग विद शेल। तो ये कैरेक्टर्स आपके पास लिखे हुए हैं और एक साइड आपको दिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब बेटा सबसे पहला कैरेक्टर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दैट कैरेक्टर इज वर्टिब्रा। ठीक है, अब वर्टिब्रा देखो यहाँ पर है, और वर्टिब्रा के अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि ये वाला कैरेक्टर आप सभी एनिमल्स के ऊपर इक्वली अप्लाई करोगे क्योंकि सबके पास वर्टिब्रे प्रेजेंट है। और ये इनका वर्टिब्रे बेटा, रीढ़ की हड्डी में 26 वर्टिब्रे है ना आपकी। मैंने पूछा एमनियोटिक क्या होता है? एमनियोटिक एग का मतलब होता है जिस एग के अराउंड एक थिक शेल की कवरिंग होती है, उसको एमनियोटिक एग बोला जाता है। ठीक है, अभी बताया तो था मैंने। ओके, तो वर्टिब्रे जो है बेसिकली आपके पास जो बैकबोन बनाता है, उस वर्टिब्रे में बेटा देखोगे अगर तो ये दोनों तरह के मतलब सारे एनिमल्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, राइट फ्रॉम द शार्क अप टू द बर्ड्स। तो ये सारे के सारे एनिमल्स के ऊपर आप एक कैरेक्टर अप्लाई करोगे, दैट कैरेक्टर इज वर्टिब्रे। क्लियर, क्योंकि वर्टिब्रे का होना एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है या आपके पूर्वजों का कैरेक्टर है जो सभी एनिमल्स में आपको इक्वली नजर आता है। अब अगर आप उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, सेकंड कैरेक्टर है बोनी स्केल्टन। बोनी स्केल्टन का मतलब कि आप में जो बोन्स डेवलप हो जाती हैं तो उससे आपका स्केल्टन बोनी हो जाता है। क्लियर, तो अगर ये कैरेक्टर में देखो बोनी, तो अब आप ये देखो कि इसमें हमने शार्क को एक्सक्लूड कर दिया है। शार्क बेटा इसमें आ नहीं रही है, शार्क है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बोनी स्केल्टन का कैरेक्टर है, यानी कि बोनी स्केल्टन शार्क के ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि शार्क में जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेजेनियस होता है। कार्टिलेजेनियस मतलब सॉफ्ट स्केल्टन विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उनमें बोनी नहीं होता। तो बोनी देखो, बोनी के ऊपर कौन सी लाइन निकल रही है, द लाइन इज गोइंग टुवर्ड रे फिन्ड फिश। रे फिन्ड फिश को बेटा बोनी फिश बोला जाता है। फिर उनके ऊपर है एम्फीबियंस, फिर उनके ऊपर प्राइमेट्स, फिर रोडेंट्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स। यानी कि रे फिन्ड से लेके बर्ड्स तक सबके ऊपर आप कौन सा कैरेक्टर इक्वली अप्लाई कर सकते हो, बोनी स्केल्टन का। लेकिन बोनी स्केल्टन किसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, शार्क के ऊपर, बिकॉज शार्क क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश। फिर बोनी स्केल्टन के ऊपर देखो बेटा थर्ड कैरेक्टर है फोर लिम्स। फोर लिम्स जैसे आप लोगों में है दो हाथ, दो पैर, दो फोर लिम्स, दो हाइंड लिम्स, तो आप में फोर लिम्स कंडीशन है। ठीक है, अब फोर लिम्ब में देखो नीचे की तरफ, अगर आप देखो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक लाइन रे फिन्ड फिश की है और एक लाइन शार्क की है। यानी कि जो फोर लिम्स वाला कैरेक्टर है बेटा, वो आप ना तो रे फिन्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो ना ही शार्क के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक लाइन एम्फीबियंस, दूसरी प्राइमेट, तीसरी क्रोकोडाइल, चौथी बर्ड्स। यानी कि इन चारों के ऊपर आप फोर लिम्ब वाला कैरेक्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे ही जब आप कैरेक्टर अप्लाई करके इनको अरेंज करोगे तो उस अरेंजमेंट से ये ब्रांचिंग पैटर्न आपके पास बनके रेडी हो जाएगा. नाउ दिस ब्रांचिंग पैटर्न इज बेसिकली नोन एज व्हाट? क्लैडोग्राम. क्लियर? अब जस्ट एक एग्जांपल आप यहाँ पर पिक करो. आपके पास एम्फीबियंस है. एम्फीबियंस में आपको पता है फ्रॉग वगैरह आते हैं. तो ये लाइन देखो एम्फीबियंस की जा रही है यहाँ पर नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे जो सर्कल करा हुआ है मैंने. ठीक है, और उसके नीचे कैरेक्टर लिखा है फॉरलिम्स. अब उसी के ऊपर आप चले जाओ बर्ड्स के पास. क्लियर? टॉप में या बिल्कुल साइड में आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं. बर्ड्स की भी जो लाइन है वो बेसिकली इसी पॉइंट से निकल के आ रही है. मतलब एम्फीबियन ले लो या बर्ड्स ले लो. ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखो तो देखने में बेटा ये दोनों आपको भले ही अलग लगे. क्यों? क्योंकि दोनों में डिराइव्ड कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकल रही हैं. अब अगर आप एम्फीबियंस का पॉइंट देखो तो यहाँ पर आ गया. बर्ड्स का पॉइंट देखो तो वो भी यहाँ पर मीट कर गया. कहाँ पर मीट करा? फॉरलिम्स में. ठीक है, अब फॉरलिम के ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ आप आ जाओ, बोनी स्केलेटन, वर्टिब्रे. यानी कि कुछ अप्लाई हो ना हो, लेकिन एम्फीबियन और बर्ड्स के ऊपर आप दो चीजें तो फुली अप्लाई कर सकते हो. कौन सी चीजें? एक तो फॉरलिम अप्लाई कर सकते हो, बोनी स्केलेटन अप्लाई कर सकते हो, वर्टिब्रे अप्लाई कर सकते हो. कुछ कैरेक्टर आप अप्लाई कर पा रहे हो, लेकिन ऊपर वाले कैरेक्टर अप्लाई नहीं हो पा रहे दोनों में इक्वली. क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कैरेक्टर डिराइव्ड हैं जो डिफरेंट है, और कुछ कैरेक्टर उनमें सेम है जो उनके एंसेस्ट्रल है. तो इससे आपको ये पता लग गया कि एम्फीबियंस, प्राइमेट्स, रोडेंट्स, क्रोकोडाइल और बर्ड्स, भले ही वो देखने में आपको अलग लगे, बट ऑल आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दैट सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फॉरलिम. ठीक है, मतलब वो एंसेस्टर जिनके पास फॉरलिम प्रेजेंट थे. और ओवरऑल अगर आप सभी एनिमल्स को देखो, right from the shark up to the birds, they all are coming from the same point of origin. और उस origin के पास क्या था? vertebrae. So means they are sharing the common ancestor, they are sharing the common point of origin. लेकिन derived character अलग है तो उनको अलग अलग classes में रखा गया है. तो क्लैडोग्राम से आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुआ, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, और कौन किससे हुआ. सो दिस इज बेसिकली नोन एज क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. तो ये वाले जो चार सिस्टम है बेटा क्लासिफिकेशन के, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, जिसमें पहला सिस्टम आपके पास है आर्टिफिशियल, सेकंड आपके पास है नेचुरल, थर्ड आपके पास है फाइलोजेनेटिक, एंड नंबर फोर्थ इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जितना स्लाइड्स में आपको दिया गया है उतना समझने की कोशिश करो. उसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अच्छे से तैयार कर लो नीट एग्जाम्स. अब इसके बाद बेटा इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने करना है क्लासिफिकेशन. ठीक है, अभी तक आप लोगों को मेथड्स दिए गए थे कि आप कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे. अब मेथड्स के बाद कुछ किंगडम्स आप लोगों को दिए गए जो बनाए गए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इसमें सबसे पहला आपको दिया जाता है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये आप लोगों ने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा. टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस. अब उसके अकॉर्डिंग उसने क्या केयर करा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम्स में, दो ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया. एक किंगडम का नाम उसने रखा प्लांटे और एक किंगडम का नाम था एनिमेलिया. अब उसने जो कैरेक्टर लिए थे जिसके बेसिस पे उसने प्लांटे और एनिमेलिया बनाया, वो कैरेक्टर बेटा यहाँ पर बीच में लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो. पहला कैरेक्टर आपके पास था सेल वॉल. जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था वो प्लांटे थे, जिनमें एब्सेंट था वो एनिमेलिया में आ गए. सेकंड था लोकोमोशन. लोकोमोशन जिनमें एब्सेंट था वो प्लांटे में गए और जिनमें प्रेजेंट था वो एनिमेलिया में गए. तीसरा आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो खाना बनाते थे, बेटा अभी प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, बीच में मत बोलिए. जो खाना बनाते थे, जिनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, उनको किंगडम प्लांटे में रखा गया. क्लियर? और जो खाना खाते थे, बनाते नहीं थे लेकिन बने बनाए खाने के ऊपर डिपेंड थे, हेटेरोट्रॉफिक, उनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में. फिर नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें लिख लिया जाता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, जैसे टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, टच एक्सेट्रा. क्लियर?
अब वो ज्यादातर जिनमें एब्सेंट था वो प्लांटे में गए, लेकिन उसमें उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस जरूर रहता था, और जिनमें वो प्रॉपर प्रेजेंट था, फुली प्रेजेंट था, उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। फिर आपके पास आया कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में बता दूं जरा आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का मतलब हम लेके चलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से या फिर किडनी से। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करके रखना। अब वही सेम काम हमारे केस में किडनी करती है, बिकॉज वी आर नॉट यूनिसेलुलर, वी आर मल्टी सेलुलर। तो ज्यादातर मल्टी सेलुलर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास किडनी है, और जो यूनिसेलुलर हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाला सिस्टम एब्सेंट था, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, वो चले गए किंगडम प्लांटे में। और जिनके पास ये सिस्टम पूरी तरह से प्रेजेंट था, जो ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते थे, वो आगे आपके पास किंगडम एनिमेलिया में। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो कैरोलस लिनियस ने लिए, और जिनके बेसिस पे उसने सभी एनिमल्स को दो किंगडम में डिवाइड किया। वन वाज किंगडम प्लांटे, अनदर वाज किंगडम एनिमेलिया। अब ये वाला जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का सिस्टम था बेटा, ये बहुत जल्दी ना डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसकी बड़ी सारी लिमिटेशन निकल के आई। अब लिमिटेशन क्या थी कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ने हमें फर्क नहीं बताया किसके बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं बताया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। फिर इसने हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर आप प्लांटे को देखो तो प्लांटे में देखो एल्गी रखा है, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, अब इसमें से फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर की है, वो खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी उनको प्लांटे में रखा गया क्योंकि दूसरे कैरेक्टर उनमें थे, क्योंकि सेल वॉल थी, तो सेल वॉल के बेस पे उनको प्लांटे में रख दिया, लेकिन खाना वो खुद नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम के कारण जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो टाइम के साथ रिजेक्ट हो गया। फिर टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की जगह जो नेक्स्ट आपको दिया गया दैट वाज द थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने क्या करा कि टोटल तीन किंगडम बना दिए। पहला तो प्लांटे बना ही हुआ था, एनिमेलिया आपके पास ऑलरेडी था। उसने क्या करा कि प्लांटे और एनिमेलिया दोनों में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे बाहर निकाल दिए और उनको अलग एक ग्रुप में रख दिया। उस ग्रुप का नाम उसने रखा किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आए बेटा यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी बनी है सिंगल एक सेल की। ठीक है, जिनको यूकैरियोट्स बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ सभी को उसने उठा के रख दिया। क्लियर? तो टू किंगडम के बाद आया हमारे पास थ्री किंगडम। लेकिन विद द टाइम साइंटिस्ट ने क्या करा, थ्री किंगडम को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। तो जैसे ही थ्री किंगडम मॉडिफाइड हुआ हमारे पास यहाँ पर आ गया फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम जो था बेटा वो कोपलैंड ने दिया था, नाम से क्लियर है इसमें चार किंगडम्स होंगे टोटल। ऑलरेडी देखो जो हमारे पास थे वो किंगडम प्लांटे था, किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम प्रोटिस्टा था। तो यहाँ पर जो नया किंगडम एक इंट्रोड्यूस किया गया दैट वाज किंगडम मोनेरा। तो ये है किंगडम मोनेरा जिसमें हमने लिखे प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो यूनिसेलुलर है। फिर सेकंड हमारे पास है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आ गए सारे यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है। फिर तीसरा आया किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे का दूसरा नाम है मेटाफाइटा। फाइटा वर्ड बेटा प्लांट से आता है, ऑलवेज सॉरी एनिमल्स प्लांट्स में आता है। फाइटा में यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, बस एक चीज चेक कर लेना, फाइटा में प्लांट्स आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आते थे प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है, जो खाना बनाते हैं। मेटाजोआ ये है किंगडम एनिमेलिया, इसमें आते हैं एनिमल्स जो बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक है, जो खाना बनाते नहीं लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने टोटल चार किंगडम बनाए। पहला था किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा,
थर्ड किंगडम प्लांटे एंड फोर्थ किंगडम एनिमेलिया। अब फोर किंगडम के बाद जो लास्ट इसमें दिया जाता है, जो मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है, जो अभी तक हम लोग यूनिवर्सली इसको पढ़ते भी हैं, दैट इज अ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। तो उसने क्या करा था, टोटल 5 क्राइटेरिया यूज करे थे 5 किंगडम बनाने के लिए। क्राइटेरिया ध्यान से याद कर लो, एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं इसके ऊपर। पहला क्राइटेरिया उसने लिया था सेल स्ट्रक्चर, कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। तीसरा आपके पास था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खुद बनाएंगे या फिर दूसरे से लेंगे। चौथा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। और पांचवा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा था, वो किससे ओरिजिनेट हुए, वो कैसे इवोल्यूट हुए। तो ये वाले 5 क्राइटेरिया R.H. विटेकर ने यूज करे अपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। पहला क्राइटेरिया कौन सा था, सेल स्ट्रक्चर। सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये वाले 5 क्राइटेरिया यूज करके R.H. विटेकर ने हमें दे दिए टोटल 5 किंगडम। तो पहला किंगडम हमारे पास है किंगडम मोनेरा, जिसमें आपको पता है बैक्टीरिया आते हैं जिनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है। फिर आते हैं किंगडम फंजाई। फंजाई में ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन वो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। फिर आता है किंगडम प्लांटे, जो है प्रोड्यूसर क्योंकि वो खाना बनाते हैं। देन आता है किंगडम एनिमेलिया, इनको बोला जाता है कंज्यूमर, क्यों, क्योंकि वे बने बनाए खाने को कंज्यूम करते हैं। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट वेल एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन, जो आज तक अभी तक यूज करी जाती है। किसने दिया था, R.H. विटेकर ने। और कितने क्राइटेरिया उसने यूज करे थे, टोटल 5 क्राइटेरिया। उनके बेसिस पे उसने कितने किंगडम बनाए, 5 किंगडम। पहला किंगडम मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमेलिया। एंड आई थिंक बॉटनी में शायद आप लोगों का भी फंजाई चल रहा होगा, उसके बाद आप लोग उसमें प्लांटे करोगे। बाकी के जो 3 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ये तीनों मैं आपको करवाऊँ। क्लियर? तो अभी इसलिए मैंने बोला था कि ये चैप्टर बेसिक्स हैं, तो यहाँ पर आप जो भी पढ़ोगे वो अगले चैप्टर्स में यूज होना है, तो इनको जरा ध्यान से समझ लो आप। अच्छा बेटा, 5 किंगडम के बाद ना एक लास्ट में अभी रिसेंटली एक और किंगडम दिया गया, लेकिन फिलहाल जो वेल एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो स्टिल आपका 5 किंगडम ही है। बट ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे सिलेबस में पूछ लिया जाता है। दिस इज नोन एज द 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। या तो आप इसको 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो या फिर इसको बोला जाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, दिया था कार्ल बोस ने 1990 में। पहले उसने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको क्या करो, 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दो। 3 डोमेन्स मतलब 3 प्रॉपर ग्रुप। पहले ग्रुप को उसने नाम दिया आर्किया। आर्किया का मतलब होता है पुराने बैक्टीरिया। ठीक है। फिर एक ग्रुप रखा उसने बैक्टीरिया, इसमें हम रखते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। फिर तीसरा ग्रुप उसने रखा यूकैरियोटा। यूकैरियोटा का मतलब होता है जिसमें हम डालते हैं यूकैरियोट्स को। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट भी है, वो प्रोकैरियोट भी हो सकता है। प्रो होते हैं पुराने, यू होते हैं नए। ठीक है, तो प्रो में ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं और यू में हम लोग आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। तो या तो बेटा आप 3 डोमेन बना लो। अब इन्हीं 3 डोमेन के अंदर हमने बनाए किंगडम। जैसे आर्किया डोमेन में पहला किंगडम रखा गया आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। फिर सेकेंड डोमेन के अंदर रखा गया सेकेंड किंगडम। व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगडम, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है मॉडर्न बैक्टीरिया, समझ रहे हो। फिर आपके पास तीसरा डोमेन यूकैरियोटा। इस डोमेन के अंदर टोटल 4 किंगडम्स थे। कितने किंगडम्स थे टोटल, 4। पहले किंगडम का नाम प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम का नाम फंजाई, थर्ड
प्लांटे, फोर्थ एनिमेलिया। तो 4 किंगडम आ गए यूकैरियोटा के अंदर, एक किंगडम बैक्टीरिया के अंदर और एक किंगडम आर्किया के अंदर। तो बेटा टोटल कितने किंगडम्स हो गए? 6 किंगडम। ठीक है, सो आइदर यू कैन से 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ और यू कैन से 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी तक जो वेल एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है, वो है आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसमें 5 क्राइटेरिया, उसी के बेस्ड पे बने 5 किंगडम, तो वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने लर्न करने। अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं बेटा, ये ना टेबल है। अभी अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है या फिर अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का अपना पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, तो ये टेबल आप वहीं से पढ़ोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टेबल जरा डिस्कस भी करेंगे। इस टेबल में देखो 5 कैरेक्टर साइड पे आपको दिए गए हैं। पहला कैरेक्टर सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर अगर आप इधर देखो तो हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर 5 किंगडम दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लांटे, एनिमेलिया। तो इस टेबल में आपने ये पढ़ना है कि कौन से किंगडम में कैसा सेल प्रेजेंट है, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एंड व्हाट इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये टेबल एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, तो आप ये इसको पढ़ोगे और समझोगे इसको, फिर इसी टेबल को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो ये टेबल आप लोग ध्यान से एक बार चेक कर लेना। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रिगार्डिंग द लास्ट सिस्टम, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था क्लैडोग्राम का, जिससे हमें ये पता लगता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकले हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़े किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला था 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, जिसमें टोटल 2 किंगडम बने, वन इज किंगडम प्लांटे, अनदर इज किंगडम एनिमेलिया। फिर उसके बाद हमारे पास आया 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमें दिया अर्नेस्ट हैक्कल ने। उसने टोटल 3 किंगडम बनाए, पहला किंगडम प्रोटिस्टा, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया। फिर आया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कोपलैंड ने दिया, जिसमें टोटल 4 किंगडम है, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन प्लांटे और एनिमेलिया। अगर मेटाफाइटा मेटाजोआ आप नहीं भी लिखना चाहते तो नॉट अ बिग डील, मेटाफाइटा की जगह यू कैन राइट डाउन किंगडम प्लांटे एंड मेटाजोआ की जगह यू कैन राइट डाउन किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम, किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कितने क्राइटेरिया यूज करे थे? 5। उसी के बेस पे उसने कितने किंगडम बनाए? 5 किंगडम। पहला किंगडम मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमेलिया। और जो लास्ट एक दिया गया है वो है 6 किंगडम और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लेकिन याद रहे जो सबसे कॉमन यूज होता है वो 5 किंगडम ही है। 6 किंगडम और 3 डोमेन्स किसने दिया था? कार्ल वोज ने। कितने डोमेन्स बनाए थे? 3 डोमेन। और उन 3 डोमेन के अंदर टोटल कितने किंगडम बने? 6। पहला था किंगडम आर्के बैक्टीरिया, दूसरा किंगडम यू बैक्टीरिया, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये बेटा आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द टुडे लेक्चर।